Hello children. Hello children. Once again I am with new topic instrument of central bank to correct money supply. Central bank मनी बैंकिंग के हम दो वीडियोस बना चुके हैं. उन दो वीडियोस के अंदर हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को समझ लिया हमने. उसके अंदर हमने साथ साथ में एक वीडियो के अंदर हमने पूरा जो क्रेडिट क्रिएशन डन बाय द कमर्शियल बैंक होता है उसको समझा. अब जो हमारा एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का 12th क्लास का, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है बोर्ड में क्वेश्चंस आने की, और इसका एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के अंदर होता है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक टू करेक्ट मनी सप्लाई. चिल्ड्रन, मनी सप्लाई को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था. मनी क्रिएशन बाय द सेंट्रल कमर्शियल बैंक, उसके अंदर हमने समझा था कि किस तरीके से मनी सप्लाई की जाती है, क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है. ओके, तो मनी सप्लाई एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का. लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो कमर्शियल बैंक होता है उस मनी को सर्कुलेट करता है. ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से और कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट हैं जो सेंट्रल बैंक के पास में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में या करेक्ट करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं. ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी जो होती है, जैसा कि हमने मनी क्रिएशन के अंदर पढ़ा था कि मनी द करेंसी इज़ क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट इज़ क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक. जो क्रेडिट होता है वो कमर्शियल बैंक करता है. किस तरीके से हमने देखा था कि एक जैसे 1000 का अमाउंट है तो किस तरीके से कमर्शियल बैंक 5000 तक की करीब अपनी जो मनी क्रिएशन है या क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट कर लेता है. इट डिपेंड्स ऑन द लीगल रिजर्व रेशियो. उसी तरीके से ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस चीज़ को करेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. अगर पहली बात तो हमें इसे करेक्ट करना क्यों है, ठीक है, करेक्ट इसलिए करना है कि किसी भी चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई अगर एक्सेस हो जाती है तो भी हार्मफुल होती है, क्योंकि उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, उससे क्या होगा, एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. फाइन. और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होना इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. साथ ही साथ अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. यानी इकोनॉमी के अंदर जो बैलेंस बना हुआ होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. तो ये जो बैलेंस होता है इसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है ताकि मनी सप्लाई जो है वो बैलेंस के अंदर रहे. फाइन. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये हमने कैश रिजर्व और ये रेशियो मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जब हमने मनी क्रिएशन पढ़ा था. लीगल रिजर्व रेशियो जिससे हम निकालते हैं, तो लीगल रिजर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैश रिजर्व एंड स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो. देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट. अगर हम ये फर्स्ट 4 देखते हैं तो ये फर्स्ट 4 डायरेक्टली मनी सप्लाई की क्वांटिटी पर इफेक्ट डालते हैं, और ये जो नेक्स्ट जो लास्ट के जो 3 हैं ये क्वालिटी पे फ़र्क डालते हैं. तो इट मीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर. इसमें है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट. ये सभी क्वांटिटेटिव हैं. और मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे क्वालिटेटिव मेजर्स हैं. फाइन. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक रेट. बैंक रेट क्या है? बैंक रेट अगर सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि बैंक रेट होती क्या है. बैंक रेट अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक इंटरेस्ट रेट है. इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट कैसी इंटरेस्ट रेट? देखिए, कमर्शियल बैंक हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करता है. जब हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम अस. ठीक है, उसी तरीके से अब ये जो बैंक रेट है ये भी इंटरेस्ट रेट है.
लेकिन हम कभी ये बीइंग ए कंज्यूमर बैंक रेट है, तो ये बैंक रेट टर्म किसके लिए यूज़ होता है? ये बैंक रेट जो टर्म होता है ये सेंट्रल बैंक यूज़ करता है कमर्शियल बैंक के लिए। जब कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किससे लेगा? सेंट्रल बैंक से लेगा, और सेंट्रल बैंक उस लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट इज व्हाट? बैंक रेट इट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोड फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म नीड्स। इट इज फिक्स्ड बाय, इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट। क्या है ये? एक इंटरेस्ट रेट है। कौन लेता है? कमर्शियल बैंक जब बोरो करता है, किससे करता है? सेंट्रल बैंक से बोरो करता है। क्यों करता है? अपनी लॉन्ग टर्म नीड को पूरी करने के लिए। जब लॉन्ग टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लेने होते हैं तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से वो बैंक रेट होती है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक ही फिक्स करता है। सेंट्रल बैंक चाहता है तो इसे बढ़ा सकता है, सेंट्रल बैंक चाहे तो इसे कम कर सकता है। बैंक रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बैंक रेट। किस तरीके से? अब जैसे मैंने लिखा इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो डिमांड जो हमारी इकोनॉमी एज ए होल डिमांड जो होती है उसकी बात होती है। यानी यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। यानी हमारी मांग ज़्यादा है और उसको पूरा करने के लिए जो सप्लाई है वो कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। यानी कि इसका एक चीज़ यही है कि हमारी एक्सपेंडिचर टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। हम एक्सपेंडिचर टेंडेंसी ज़्यादा कब होती है? जब हमारे पास में पैसा ज़्यादा होता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा, यानी इकोनॉमी के अंदर इतना ज़्यादा पैसा है कि डिमांड धीरे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो सप्लाई को मैच नहीं कर रही है। अब जब पैसा ज़्यादा है तो पैसे को वापस क्या करना पड़ेगा? पैसे को फिर से मार्केट से निकालना पड़ेगा। यानी पैसा फिर से सेंट्रल बैंक के पास में चला जाना चाहिए। यानी सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इकोनॉमी के अंदर से मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा। फाइन। जब कम करने के लिए अब कैसा तरीका है? अब उसके लिए हमने बैंक रेट का यूज़ किया। बैंक रेट का हमने क्या किया? बैंक रेट को क्या कर दिया? इंक्रीज। बैंक रेट कर दी इंक्रीज। जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है फर्दर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएंगे। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करेगा तो कमर्शियल बैंक भी अपने कंज्यूमर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जैसे ही ये बढ़ेगा उससे क्या होगा? क्रेडिट जो होगा वो महंगा हो जाएगा। क्रेडिट महंगा हो जाएगा, यानी उधार लेना अब क्या हो जाएगा? महंगा। जैसे ही उधार लेना, लोन लेना महंगा होगा, जाहिर सी बात है उसकी डिमांड में कमी आएगी। जब डिमांड में कमी आएगी तो मनी जो मार्केट के इकोनॉमी के अंदर जा रहा था वो अब कम जाएगा पहले के मुकाबले। ठीक है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल होने लगेगी और एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड। सेम अगर मार्केट में डिमांड कम है, यानी इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर पैसे की कमी है। जब पैसे की कमी है तो पैसा कैसे मार्केट में लाया जाए? उसके लिए क्या करेंगे? बैंक रेट को रिड्यूस कर देंगे। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज कम करेगा तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक भी अपनी रेट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और जिसकी वजह से जो क्रेडिट होंगे, इट मेक्स क्रेडिट चीपर, उधार जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, डिमांड ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा और मनी का फ्लो जो होगा सिस्टम के अंदर बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड राइज हो जाएगी और डेफिशिएट डिमांड जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड बोथ कंडीशन आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। दोनों ही कंडीशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए बैंक रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है सेंट्रल बैंक का। यहाँ पे हम मॉनेटरी मेजर्स पढ़ रहे हैं और ये सारे मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप बैंक रेट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट रेट। ये भी एक तरह की इंटरेस्ट रेट होती है। ठीक है, रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट है, रिवर्स रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट है, बिल्कुल बैंक रेट की तरह है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस इसमें है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होती है और ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होती है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से बैंक रेट काम करती है। लेकिन यहाँ पर अब 2 रेट्स दी हुई हैं, एक रेपो रेट और दूसरी रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है लोन देने पे।
ठीक है। लेकिन जब कमर्शियल बैंक्स के पास में डिपॉजिट ज़्यादा हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स को सेंट्रल बैंक के पास में जमा करवाता है। उस समय सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। रेपो रेट के अंदर कमर्शियल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंदर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है। रेपो रेट के केस में यहाँ पर सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है और इस केस में सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा डिपॉजिट किया है और बस है किसके लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो आगे हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। हियर यहाँ लिखा है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच इट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड। यहाँ पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो कर रहा है। रिवर्स रेपो रेट के अंदर कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर फंड विद द सेंट्रल बैंक। सपोज ये एक कमर्शियल बैंक है ए और ये है कमर्शियल बैंक बी और ये है आरबीआई, ठीक है। यहाँ पर ए ने इस आरबीआई से लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ लगेगी रेपो रेट। यहाँ पर इस केस के अंदर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को अपने पास में रखा है, ठीक है। इनके पास में पैसा ज़्यादा था तो अपने डिपॉजिट्स जो थे उन्होंने बी बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास में डिपॉजिट करवा दिए। तो इस केस के अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो इस बी बैंक को इंटरेस्ट देगा, यानी कि ये यहाँ पे कौन सी रेट लगेगी, यहाँ लगेगी रिवर्स रेपो रेट और यहाँ चार्ज होगा रेपो रेट। आई होप समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। फिर से एक बार समझा देती हूँ। ये टू बैंक्स हैं ए एंड बी, ठीक है। बैंक ए लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से, तो यहाँ पर इसे जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, कैसे लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक ए ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया है यानी बोरो किया है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कौन सी रेट लगेगी, रेपो रेट लगेगी। और यहाँ पर क्या हो गया है कि बैंक बी ने कमर्शियल बैंक के पास अपने डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे कौन सी रेट मिलेगी, या रिवर्स रेपो रेट लगेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट की बात हो रही है तो आप ये ध्यान रखिए कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है, सेल एंड परचेस का काम होता है। यहाँ पे भी यही काम होगा। बिल्कुल नाम से आप समझ जाना कि क्या चीज़ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपनली मार्केट में ऑपरेट करना यानी परचेज और सेल करना। अब सेंट्रल बैंक्स के पास में होता क्या है सेल और परचेज करने के लिए, सेंट्रल बैंक के पास में कपड़े, मशीन, ये सब चीज़ें तो होती नहीं है। तो सेंट्रल बैंक के पास में सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जो वो ओपन मार्केट के अंदर परचेज और सेल करता है, ठीक है। कैसे करता है समझिए आप। यहाँ पे कुछ एक ट्रेजरी बिल बना रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेजरी बिल है स्क्रीन के ऊपर। कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट का बैंक होता है सेंट्रल बैंक, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के पास में होते हैं, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज refers to purchase and sale of government security in a open market by the central bank। सेंट्रल बैंक से सिक्योरिटी ओपन मार्केट में खरीदी और बेची जाती है, ठीक है। अब कैसे खरीदी और बेची जाती है, कौन सी कंडीशन में खरीदी जाती है, कौन सी कंडीशन में बेची जाती है। अब देखिए एक चीज़, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट कुछ समझना कि वेन एवर यू सेल समथिंग, जब भी आप सेल करते हैं तो गुड्स तो सामने वाले के पास चला जाता है और उसका मनी आपके पास में आ जाता है, ठीक है, जब भी हम सेल करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें मार्केट में से मनी लेना है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और अगर हमको मार्केट में पैसा देना है तब हम परचेस करेंगे, यानी गुड तब हमारे पास आ जाएगा और मनी मार्केट में चला जाएगा। अगर सेंट्रल बैंक को मार्केट से मनी निकालना है तो सेंट्रल बैंक उस केस के अंदर सेल करेगा। जब सेल करेंगे सिक्योरिटी तो मार्केट में सिक्योरिटीज चली जाएंगी और सेंट्रल बैंक के पास में मार्केट का पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सेम अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो सेंट्रल बैंक उस केस में परचेस करेगा। परचेज कैसे करेगा, सेंट्रल बैंक मार्केट से सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा तो सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज़ आएगी और मार्केट के अंदर मनी चला जाएगा,
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें देखेंगे आप, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट एंड सेंट्रल बैंक विड्रॉ एडिशनल परचेजिंग पावर, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट एंड लेस मनी सप्लाई। जैसे ही सेंट्रल बैंक ने सेल किया, सेल करते ही उनकी सिक्योरिटीज़ यानी जो बॉन्ड्स हैं वो तो चले गए मार्केट में, और मार्केट का पैसा आ गया सेंट्रल बैंक के पास में। ठीक है, सेम अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे तो उल्टा होगा, क्योंकि हमें यहाँ मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे। सिक्योरिटी जब हम परचेज करेंगे तो बैंक के पास में तो सिक्योरिटी आएगी, लेकिन मार्केट में क्या इंजेक्ट हो जाएगा, मार्केट के अंदर इंजेक्ट होगा मनी। ठीक है, तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक्स अपनी सिक्योरिटी को परचेज और सेल करता है। डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में परचेज की जाती है ताकि मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाए, और एक्सेस डिमांड की कंडीशन के अंदर सिक्योरिटीज़ को सोल्ड किया जाता है ताकि सिक्योरिटीज़ मार्केट में चली जाए और मनी जो है, एक्सेस जो मनी है वो सेंट्रल बैंक के पास में आ जाए। आगे हम पढ़ेंगे लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है कि लीगल रिजर्व रेशियो ये हमने क्रेडिट क्रिएशन के अंदर समझाया था, मैंने उस वीडियो के अंदर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि अगर क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ करना है तो लीगल रिजर्व रेशियो को कम करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट क्रिएशन कम करना है तो लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाना होगा। इस टॉपिक को फर्स्ट मनी क्रिएशन वाले वीडियो के अंदर पूरी अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो आप इसको चीज़ को लेंगे, बस हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। लीगल रिजर्व रेशियो इज दैट फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर देम टू मेंटेन इन अ अकाउंट, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Cash reserve ratio is a minimum percentage of deposit. Is a minimum percentage of deposit of commercial bank which is kept with the central bank. ये कैश कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के पास रहता है। CRR को अगर इंक्रीज कर देंगे, CRR को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कमर्शियल बैंक कम दे पाएंगे। ठीक है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो CRR को हम डिक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, इट क्रेडिट मोर एक्सपेंड इन क्रेडिट एंड मोर मनी सप्लाई इन द सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट इसी का है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पे कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है इटसेल्फ, यानी खुद के पास ही रखनी पड़ती है लिक्विडिटी। फाइन, खुद के पास लिक्विडिटी कैसे रखते हैं, किस फॉर्म में रखते हैं, कैश रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं। अनएनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटी, जो कि किसी के अधिकार से अलग हो, ऐसी सिक्योरिटीज़। एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं ये वाली जिनके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता है, खुद की सिक्योरिटीज़ होती हैं। और करंट अकाउंट का बैलेंस, सेम इसमें भी यही होगा। अगर हमको लिक्विडिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी तो क्रेडिट कम दे पाएंगे, क्रेडिट कम दे पाएंगे तो मनी सप्लाई जो होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी। और अगर हम लिक्विडिटी ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो क्रेडिट क्या होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ मेजर्स हैं जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स ऐसे मेजर्स हैं जिनके अंदर डायरेक्टली तो उसकी जो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी पे इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में इनका ज़रूर असर पड़ता है। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, आप समझिएगा कि सपोज एक पर्सन है, इनके पास में एक सिक्योरिटी है, इनका मकान है, और इस मकान की सिक्योरिटी के बेसिस पे वो बैंक से लोन लेने के लिए गए। ठीक है, अब अगर मार्जिन रिक्वायर्ड 20% है तो सपोज करो मकान अगर 1,00,000 रुपए का है तो बैंक उसको सिर्फ 80,000 का लोन ही देगा। 20% जो होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी मार्जिन हो जाएगी। ऐसा नहीं है जितनी सिक्योरिटी ले गए और जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू है उतना का उतना लोन जो बैंक है वो प्रोवाइड करा देता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ उसको मार्जिन रखना पड़ता है। दिस इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर बैंक को मार्जिन जितना ज़्यादा रखना पड़ेगा उतनी बैंक क्रेडिट कम दे पाएगा। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर
मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज की जाती है तो इट करेक्ट एक्सेस डिमांड। जाहिर सी बात है, इंक्रीज कर दोगे तो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। डिक्रीज कर दोगे, क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन and the total amount of loan granted. For example, if the margin requirement is 20%, then the bank is allowed to give loan up to 80% of the value of the security. Security का सिर्फ 80% ही बैंक दे पाएगा। फाइन, नेक्स्ट आते हैं मॉरल सुएशन। कुछ मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। जिस तरीके से यहाँ पे आप समझिएगा कि एक बीइंग ए फैसिलेटर, जिस तरीके से सेंट्रल बैंक रेगुलेटर है, फैसिलेटर, अब फैसिलेटर ज़्यादा बन गया है। अब कुछ होता है कि जैसे कि आपको टीचर्स हैं, दो तरीके से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अगर क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करते हैं तो वो आपके मार्क्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव मेजर आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे थॉट्स बताते हैं, अच्छे गाइडलाइंस देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। जिस तरह से स्कूल का डिसिप्लिन होता है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उनको हमको फॉलो करना होता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते या उससे हटाते तो हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। उसी तरीके से जो आरबीआई है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, वो कुछ गाइडलाइन प्रेजेंट करती हैं या गाइडलाइन बनाती हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, और कमर्शियल बैंक्स को वो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं इन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर के बेनिफिट के लिए वो गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। फिर हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि एक पॉजिटिव मैनर में भी होता है, एक नेगेटिव मैनर में भी होता है। यानी यहाँ पे कुछ सेक्टर्स के अंदर क्रेडिट का कंट्रोल करना, इन द होल इकोनॉमी ना कंट्रोल करके कुछ सेक्टर्स में करना। कहीं अगर क्रेडिट की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है तो वहाँ पे हम क्रेडिट को बढ़ाएंगे, और कहीं किसी सेक्टर के अंदर क्रेडिट अगर वहाँ पे फ्लो ज़्यादा है मनी का तो उसको कम करना है, तो वहाँ पर हम पर्टिकुलर सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ये जो बैंक का जो टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ करेक्टिंग मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आप ये मानिए कि जितने भी मेजर्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े, उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट, इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली अभी तक बोर्ड के अंदर हमेशा आता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, दो मेथड्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस पुट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। एक तो सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, ये एक तो पूरा कंसेप्ट है, और दूसरा क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो इन दो टॉपिक्स के लिए मैंने 3 वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, एंड आप ये 3 वीडियोस अच्छे से ग्रो थ्रू होइए। इसमें बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने कवर किया है। एक्सेस में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना वीडियो में दिया गया है आप उतना कंटेंट डालिए, परफेक्ट आंसर बनेगा आपका। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, एंड इट विल गिव्स अ बूस्ट टू अस टू मेक मोर एंड